नमस्कार मित्रों, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन एमए फाइनल ज्योग्राफी में भारत में मानसून की उत्पत्ति से संबंधित चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। भारत की मानसून की उत्पत्ति के संबंध में जो नवीन अवधारणाएं आई है उनमें से तिब्बत के पठार का जो प्रभाव है या जेट वायु धाराओं का प्रभाव है, इसके बारे में कल अपन ने चर्चा की थी। आज अपन महासागरीय क्षेत्र और एनलीलो का क्या प्रभाव पड़ता है, दक्षिणी दोलन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों लेते हैं एनलीलो। एल नीनो है वो क्या है, और इसके बारे में आपने भी खूब सारा सुना होगा कि एल नीनो और ला नीनो ये क्या होते हैं, इस भारतीय मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों एल नीनो है वो दिसंबर माह के अंदर ये जो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है, ये प्रशांत महासागर है। इस प्रशांत महासागर का ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, और ये जो देश हैं इक्वेडोर देश है इधर, और इधर ये है पेरू देश, पेरू। तो इस पेरू के तट पर नीचे ये पूरा भाग चिली का है। पेरू और इक्वेडोर के तट पर, पेरू के तट पर दिसंबर महीने के अंदर पूर्वी प्रशांत महासागर में एक गर्म महासागरीय धारा प्रवाहित होती है। इस गर्म महासागरीय धारा को अपन एल नीनो के नाम से जाना जाता है। ये एक मौसमी तंत्र है। अब देखो एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर क्या पड़ता है। ये हर 4-5 साल के बाद में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब सामान्य स्थिति होती है, मतलब एल नीनो का प्रभाव नहीं होता है, तब इस दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग और प्रशांत के दक्षिणी भाग से एक ठंडे महासागरीय धारा प्रवाहित होती है, जो यहाँ इस यानी कि दक्षिणी अमेरिका के अवरोध के कारण ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई, जैसे ही अवरोध पैदा होता है तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहने लगती है। तो मित्रों दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर और प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग पर सामान्य स्थितियों में दक्षिण से उत्तर की ओर एक ठंडे जल की धारा बहती है। उसका नाम है पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा। जब ये धारा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है तब पेरू तट के आसपास जो यहाँ का जो भाग है, यहाँ तापमान यानी कम रहता है और वायु दाब अधिक रहता है। तापमान कम रहता है क्योंकि ये नीचे से पानी, ठंडे पानी का अपवेलिंग होता है, उद्वेलन होता है, नीचे से ठंडा पानी आता है, और यहाँ तापमान कम रहता है और वायु दाब है वो, यानी कि इस स्थिति के अंदर जब ये स्थिति बनती है तब यहाँ हाई प्रेशर यानी कि वायु दाब अधिक रहता है। और यहाँ पे जो दक्षिण यानी कि ऑस्ट्रेलिया का भाग है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एक डार्विन का क्षेत्र है। इस डार्विन यानी कि यहाँ डार्विन क्षेत्र के आसपास यहाँ लो प्रेशर रहता है, यहाँ हाई प्रेशर रहता है और यहाँ लो प्रेशर रहता है। तो उस समय स्थिति सामान्य रहती है, यहाँ पानी ठंडा रहता है और पेरू तट के आसपास खूब सारे यानी कि मछलियों के भोजन के प्लैंकटन पनपते हैं और यहाँ सघन मात्रा में मत्स्य पालन होता है, खूब सारी मछलियाँ पकड़ी जाती है। और जब एल नीनो का प्रभाव नहीं होता है, यहाँ पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी ठंडा रहता है, तब मछलियों के लिए अनुकूलन दशाएं होती है और पेरू देश वालों के लिए ये आर्थिक रूप से लाभदायक होती है। उस समय यानी कि यहाँ एक धारा बहती है, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय गर्म जल धारा है जो विषुवत रेखा के आसपास बहती है, और ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि बहा करती है। तो जैसे ही स्थितियाँ ठीक 4-5 साल के बाद में उलटती है, 4-5 साल के बाद में
ये स्थिति ठीक विपरीत स्थिति हो जाती है, तब यहाँ की कंडीशन ऐसी रहती है कि ये जो ठंडे पानी की धारा है इसको दक्षिण के अंदर धकेल दिया जाता है और पेरू तट के आसपास ये जो प्रतिविश्वत रेखीय धारा है, यहाँ एक प्रतिविश्वत रेखीय धारा है, ये पेरू धारा यानी कि एल नीनो का भाग बन कर के उत्तर से दक्षिण की ओर पेरू तट के पास में, इक्वेडोर और पेरू तट है, इसके पास में उत्तर से दक्षिण की ओर गर्म जल की धारा बहने लगती है। इस गर्म जल की धारा को एल नीनो के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर महीने के अंदर पेरू तट के पास एक गर्म जल की धारा बहती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इस गर्म जल की धारा की वजह से पेरू तट के आसपास का पूर्वी प्रशांत महासागर का जल गर्म हो जाता है और इस स्थिति को, इस मौसम तंत्र को अपन एल नीनो के नाम से जाना जाता है और इस धारा का नाम भी एल नीनो है, जो गर्म जल की धारा होती है। जैसे ही यहाँ गर्म जल की धारा प्रवाहित होती है तो उस समय समुद्र का पानी गर्म हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो लो प्रेशर बनता है या निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है यानी हाई प्रेशर बनता है। ये स्थिति जो होती है वो भारतीय मानसून के लिए अनुकूलन नहीं हुआ करती है, क्योंकि इस समय पेरू तट के आसपास पानी गर्म हो जाता है और यहाँ की जो पूर्वी प्रशांत महासागर के अंदर जो मछलियाँ थी वो सारी मछलियाँ मर जाती है और पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया इन देशों के लिए यानी कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मछलियों के मरने के कारण पेरू और इक्वेडोर वालों के लिए आर्थिक रूप से एल नीनो नुकसानदायक साबित होता है। लेकिन भारतीय मानसून इस पर कमज़ोर कैसे पड़ता है, उसका भी एक रीज़न है कि ये जो विषुवत रेखा है इसके दक्षिण से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती है। ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, इधर भी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है और भारत के अंदर हिंद महासागर में भी विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी पूर्वी पवनें प्रवाहित होती है। जब ये लो प्रेशर यहाँ बनता है, निम्न वायुदाब बनता है, तब ये निम्न वायुदाब इन दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है, जिससे ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं जो यहाँ से सीधे यानी दक्षिणी हिंद महासागर में आकर के भारतीय मानसून को एक सक्षम बनाती है। वो दक्षिणी पूर्वी हवाएं हैं या व्यापारिक जो दक्षिणी पूर्वी पवनें हैं, ये पेरू तट के पास बने लो प्रेशर की जोन की ओर आकर्षित होती है या उन्मुक्त होती है, जिससे भारतीय मानसून है वो कमज़ोर पड़ने लगता है और यहाँ बना जो हाई प्रेशर का जोन है, ये जो डार्विन यानी कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास में हाई प्रेशर का बना जोन है, वो भारतीय मानसून को कमज़ोर बना लेता है और यहाँ दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वो आगे जाकर के दक्षिणी पश्चिमी मानसून बनती है। ये पेरू तट के पास बने लो प्रेशर की जोन की वजह से उनकी ओर आकर्षित हो जाती है और यहाँ भारतीय मानसून को कमज़ोर बना लेती है। इसके कारण मित्रों यानी एल नीनो के समय भारतीय मानसून कमज़ोर होता है और इसका प्रभाव भारत के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया पर भी पड़ता है। तो ये जो एल नीनो क्या थी और इसका प्रभाव क्या था। अब इसमें एक और बात आती है कि ये जो दक्षिणी दोलन है, ये दक्षिणी दोलन क्या होता है, इसको साउथर्न ऑस्सिलेशन कहते हैं और इसका सर्वप्रथम अध्ययन सर गिलबर्ट वाकर ने किया था। तो मित्रों, दक्षिणी दोलन से अभिप्राय ये है
कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मौसम वैज्ञानिक परिवर्तनों के बीच शीशो प्रतिरूप पाया जाना है। यानी दक्षिणी दोलन में प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मौसम वैज्ञानिक परिवर्तनों के बीच में शीशो प्रतिरूप का पाया जाना है। ऐसा देखा गया है कि जब प्रशांत महासागर में वायु दाब ऊंचा होता है तो हिंद महासागर में कम होता है। इसके विपरीत यदि वायु दाब प्रशांत महासागर में कम होता है तो हिंद महासागर में अधिक होता है। इस दोलन की जानकारी भारतीय मौसम वैज्ञानिक सेवा के महानिदेशक सर गिलबर्ट वाकर ने 1924 में दी गई थी। और दक्षिणी दोलन की जो तीव्रता है, ये तीव्रता का माप ताहिती जो मध्य प्रशांत महासागर में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 149 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य एवं डार्विन जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में 12.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच वायु दाब के अंतर से की जाती है। जब स्थिति इसमें धनात्मक मान होता है तो मित्रों धनात्मक मान के अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्र में जाड़े में वायु दाब कम होता है और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अधिक होता है। इससे मानसून सामान्य रहता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो सामान्य रहता है। इसके विपरीत ऋणात्मक मान के दौरान हिंद महासागर में जाड़े में वायु दाब अधिक और इससे यानी कि आने वाले मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और ऋणात्मक मान में एल नीनो का विकास से सीधा संबंध पाया जाता है। इस ऋणात्मक दक्षिणी दोलन संकेतांक और एल नीनो के संयोजन से इसे इंसो का संयोग कहा जाता है। तो मित्रों ये जो स्थिति है दक्षिणी दोलन की कि दक्षिणी दोलन और एल नीनो का जो संबंध है ये भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है। एल नीनो के बारे में अपने चर्चा की है। इसका रिलेटिव दक्षिणी दोलन से भी है जो इसकी सिमिलर प्रभाव दर्शाता है। वो दक्षिणी दोलन यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में वायु दाब के अंतर से किस प्रकार भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, कमज़ोर करता है, उसको एक अपन डायग्राम से समझते हैं। तो देखो मित्रों दक्षिणी दोलन है, ये दक्षिणी दोलन ये मध्य प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का क्षेत्र जहाँ ताइती है मध्य प्रशांत महासागर में और इधर है वो यानी कि हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में वायु दाब के अंतर को अपन दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। अब ये दक्षिणी दोलन का ये सर्वप्रथम अध्ययन है वो 1924 में सर गिलबर्ट वाकर ने किया था। इसीलिए इसको गिलबर्ट वाकर परिसंचरण भी कहते हैं। इसकी तीव्रता का जो माप है अर्थात प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में वायु दाब के अंतर की जो तीव्रता का माप है वो ताइती जो प्रशांत महासागर में है और इधर है डार्विन। इन दोनों के मध्य अधिक और निम्न वायु दाब के अंतर से इसका आंकलन किया जाता है। अब देखो सबसे पहले अपन लेते हैं कि ताहिती के अंदर यदि प्रशांत महासागर में लो प्रेशर रहता है, अधिक प्रेशर यानी कि निम्न वायु दाब का प्रेशर रहता है, कम वायु दाब रहता है, और डार्विन के अंदर हाई प्रेशर अर्थात उच्च वायु दाब रहता है, अधिक वायु दाब रहता है, तब स्थिति क्या होती है कि यहाँ से यहाँ वायु है यानी आरोहण होता है और यहाँ से भी वायु का आरोहण होता है और ये गर्म वायु धीरे धीरे ऊपर उठती है और ऊपर उठ कर के इधर यानी कि जैसे ही हिंद महासागर में
इंडोनेशिया के पास में ये नीचे उतरती है, तो यहाँ क्या होता है, अवतलन होता है, अवतलन या अवरोहण होता है, इसको अवरोहण कहते हैं, अवरोहण होता है। अब इस स्थिति में अवतलन के समय यहाँ हाई प्रेशर रहता है और इधर लो प्रेशर रहता है। सारी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और प्रशांत महासागर की जो हवाएं हैं, ये पूर्वी प्रशांत महासागर और ताहिती के आसपास हवाओं का यानी खिंचाव होता है, आकर्षण होता है, और यहाँ गर्म हवा इकट्ठी होकर के इस प्रकार यानी कि चारों ओर से हवाएं एक निम्न वायुदाब के केंद्र की तरफ आकर्षित होती है, और ये लो प्रेशर के जोन से ये हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती है, जिससे इस क्षेत्र में घनी बारिश होती है। यहाँ यानी कि घनी बारिश होती है। तो प्रशांत महासागर में और पेरू और जो इक्वेडोर का क्षेत्र है, यहाँ खूब सारी बारिश होती है। और जैसे ही ये हवाएं ऊपर उठ कर के आर्द्रता ख़त्म होती है, तो धीरे धीरे जहाँ डार्विन का क्षेत्र है, हिंद महासागर में ये हवाएं नीचे उतरती है, उस समय इसका अवतलन होता है और वायु दाब यानी कि अधिक हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। जब तापमान कम होता है और वायु दाब अधिक होता है, तो पूरा हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है वो इन अवतलित हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। दक्षिणी हिंद महासागर और ये जो उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्र है, ये हिंद महासागर का क्षेत्र पूरे इन यानी कि अवतलित हवाओं के प्रभाव में आ जाता है और भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है। इस स्थिति में भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है। इस स्थिति को अपन एल नीनो या पेरू का प्रभाव भी कह सकते हैं। लेकिन जब स्थिति विपरीत होती है, वापस स्थिति बदलती है, तो उस समय ताइती पर हाई प्रेशर बनता है, यानी प्रशांत महासागर में अधिक वायु दाब और हिंद महासागर में निम्न वायु दाब होता है। तब स्थिति के अंदर यहाँ जो हवाएं होती है, ये हवाएं इस तरफ भी धकेल दी जाती है और इधर भी धकेल दी जाती है। ये जो धकेली हुई हवाएं हैं और दक्षिणी पूर्वी यहाँ जो व्यापारिक पवनें हैं, ये पवनें भी ताइती और पूर्वी प्रशांत महासागर के आसपास अधिक वायुदाब होने के कारण इन दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं को यहाँ से धकेला जाता है और यहाँ हवाओं का अवतलन होता है। मौसम शुष्क रहता है। यहाँ हिंद महासागर में तापमान यानी कि अधिक रहता है और वायुदाब कम हो जाता है। निम्न वायुदाब की वजह से ये यानी कि दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और अन्य हवाओं का आकर्षण होता है और इधर ये गर्म हवा होकर के ऊपर उड़ती है और उस समय हिंद महासागर में भी ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं वो इन हिंद महासागर की तरफ उन्मुक्त होती है और उस समय भारतीय मानसून के लिए अनुकूलन दशाएं होती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो सशक्त और मजबूत बनता है। इस स्थिति को अपन यानी कि धनात्मक स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को धनात्मक दक्षिणी दोलन कहते हैं। लेकिन जैसे ही ऋणात्मक दक्षिणी दोलन आएगा तब प्रशांत महासागर में निम्न वायुदाब और इधर हिंद महासागर में अधिक वायुदाब होगा। उस स्थिति को ऋणात्मक स्थिति कहते हैं जो दक्षिणी पश्चिमी भारतीय मानसून के लिए हानिकारक होती है और ये भारतीय मानसून को कमज़ोर या निर्बल कर देती है। तो ये मित्रों दक्षिणी दोलन था। इनके अलावा मौसम वैज्ञानिक परीक्षणों से ये ज्ञात हुआ है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायु संचरण की 2 वृत्त कोशिकाओं के द्वारा भी प्रभावित होता है। ये अपन ने नवीन अवधारणाओं में जो पढ़ा है कि एल नीनो का प्रभाव दक्षिणी दोलन जो महासागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, इसके अलावा तिब्बत का जो पठार का प्रभाव है और
जेट वायु धाराओं का जो प्रभाव है, इसके अलावा कुछ मौसम वैज्ञानिकों ने ये परीक्षण किया है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वायु संचरण की 2 वृत्त कोशिकाओं के द्वारा भी ये प्रभावित होता है। इसमें से प्रथम को हेडले कोशिका कहते हैं, जो उत्तर व दक्षिणी धरातलीय व्यापारिक पवनों और वायुमंडलीय ऊंचाई प्रभावित प्रति व्यापारिक पवनों द्वारा बनाई जाती है। द्वितीय कोशिका सर गिलबर्ट वाकर के नाम से वाकर कोशिका कहते हैं, जिसका फैलाव पूर्व पश्चिम में होता है और इसका आरोही और अवरोही भाग यानी सागरीय तलीय तापमान से प्रभावित है। सामान्यतः आरोही क्षेत्र इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तट में तापमान अधिक और अवरोही क्षेत्र पेरू तट पर कम होता है। इन दशाओं में मानसून सामान्य रहता है, परंतु एल नीनो के प्रभाव के कारण जब एल नीनो का प्रभाव होता है तब उस समय ऋणात्मक दक्षिणी दोलन के संकेतांक के दौरान वाकर कोशिका का अवरोही भाग पूर्व की तरफ खिसक जाता है, जिससे भारत का विशाल क्षेत्र अवरोहण के प्रभाव में आ जाता है और भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, सूखे की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अब इनके अलावा मित्रों, सोमाली की जो धारा है, ये सोमाली की धारा भी भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। सोमाली की धारा हिंद महासागर की एक गर्म जल की धारा है, जो अपने ऊपर स्थित हवाओं के अनुसार दिशा बदलती रहती है और ग्रीष्म ऋतु में ये धारा भूमध्य रेखा के दक्षिण से उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा के दक्षिण से उत्तर की ओर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रवाहित होती है, जिससे आगे ये भारतीय तट की ओर मुड़ जाती है और जाड़े के समय ये उत्तरी पूर्वी मानसून का अनुसरण करती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये धारा भी 2 वलयों से बनी है, जिसमें उत्तरी वलय 5 डिग्री से 9 डिग्री के मध्य और दक्षिणी वलय भूमध्य रेखा से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। जैसे जैसे गर्मी का तापमान यानी कि गर्मी का तापमान है वो भारत पर प्रभावशाली होता है और दक्षिणी वलय उत्तरी वलय की ओर बढ़ता है और अंत में ये उत्तरी वलय में विलीन हो जाता है। परंतु कभी कभी उत्तरी वलय अपने स्थान से दूर हट जाता है, जिससे दोनों वलयों का मिलाप नहीं हो पाता है और अच्छे मानसून के समय दक्षिणी वलय की तीव्रता अधिक और कमज़ोर मानसून के समय मंद पाई जाती है। दोनों वलयों के बीच में तीव्र क्षेत्र जो यानी कि दोनों वलयों के बीच में का जो क्षेत्र वो तीव्र उद्वेलन अफेलिंग से प्रभावित होता है। इससे जून के महीने में सोमालिया तट पर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और मुंबई में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के समीप तापमान में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ये तापीय प्रवणता मानसून की विकिरणों को संतुलित करती है। तो सोमाली जो धारा है उसका भी प्रभाव भारतीय मानसून पर सीधे रूप में पड़ता है। तो मित्रों देखो, ये जो सोमालिया का तट है, ये सोमालिया का तट है। इस सोमालिया की तट पर यहाँ गर्मियों के मौसम के अंदर एक सोमालिया धारा के गर्म जल की धारा बहती है। ये गर्म जल की धारा यहाँ गर्मी के मौसम के अंदर यहाँ हाई प्रेशर का जोन होता है या हाई प्रेशर बनता है। उच्च वायुदाब से ये हवाएं यानी कि अवरोहण होकर के ठीक अरब सागर के अंदर दक्षिणी पश्चिमी जो भारतीय मानसून है उसके लिए एक मददगार साबित होती है या दक्षिणी पश्चिमी भारतीय मानसून की हवाओं के साथ में मिल जाती है।
जिसको अपन उत्तरी सोमालिया की धारा कहते हैं या सोमालिया की धारा के नाम से जाना जाता है। ये जो वलय बनता है सोमालिया के तट के आसपास गर्मी के मौसम में, उसको अपन उत्तरी वलय के नाम से जाना जाता है। लेकिन सर्दी के मौसम के अंदर जैसे ही दक्षिणी उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी हवाएं हैं, इन हवाओं के प्रभाव में सोमालिया की धारा आ जाती है और ये धारा इन हवाओं के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लगती है और यहाँ इनका एक वलय बनता है जिसको दक्षिणी वलय के नाम से जाना जाता है। ये गर्मियों में वापस ऊपर खिसकता है तो दोनों के बीच में एक संबंध बनता है और इस दोनों के बीच मिलन में जो अंतर रह जाता है, इस अंतर का प्रभाव भी भारतीय मानसून पर पड़ता है। यदि दक्षिणी वलय और उत्तरी वलय सही रूप से मिल जाते हैं तो यहाँ हाई प्रेशर जोन यानी उच्च वायुदाब बनता है और ये हवाएं गर्मियों के मौसम के अंदर दक्षिणी पश्चिमी भारतीय मानसूनी हवाओं के साथ में मिल करके भारतीय मानसून को सक्षम एवं मजबूत बनाने का काम करती है। तो सोमालिया की धारा का प्रभाव भी भारतीय मानसून पर इस प्रकार पड़ता है।